हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस में कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट में आपका फिर से स्वागत है, जिसके लगभग लास्ट पड़ाव पर हम लोग हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युगपत समीकरणों को हल करने की क्रेमर विधि। आइए शुरू करते हैं। क्रेमर विधि में आपको कोई भी डिटर्मिनेंट मिल जाएगा अगर, तो डिटर्मिनेंट पहले आप समीकरण दिए जाएंगे। आपको समीकरण अगर दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा तब दो समीकरण मिलेंगे, और अगर तीन चर के रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा तब तीन समीकरण मिलेंगे। तब तीन चर राशियाँ होंगी और दो चरों के रैखिक समीकरण में दो चर राशियाँ होंगी। दोनों को लगाने का एक ही तरीका है। देखिए तरीका क्या है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि अगर आपको डिटर्मिनेंट बनाना है तो उसके लिए जैसे हमने ले लिया कि तीन समीकरण हमने ले लिया। मान लेते हैं कि 3x प्लस 4y प्लस 3z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ इस तरह का x y z की वैल्यू रखें जो लगाना आसान हो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। मान लेते हैं इसका वैल्यू 1 रख देते हैं, इसका वैल्यू 2 रख देते हैं, इसका वैल्यू भी 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 3 6 और 8 6 14। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ऐसे ही x प्लस 2y माइनस 3z। अब इसको देखिए, अगर इसको एक लेते हैं, इसको एक लेते हैं, इसको क्या लेते हैं 2, तो 2 दूना 4 1 5, 5 में से 3 गया तो इसको आप 2 लिख लीजिए। मान लीजिए दूसरा समीकरण मिल गया। ऐसे ही 3x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तरह से तीन समीकरण दिए रहेंगे और आपको क्रेमर विधि से इसको हल करना है। तो आइए क्रेमर विधि से हल करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एक डिटर्मिनेंट डी बनाइए जो इन सभी चर राशियों के गुणांकों का डिटर्मिनेंट होगा। एक्स का एक लाइन से देखिए 3 1 3, और वाई वाले हो जाएंगे 4 2 और -1, और यहाँ पे 3 -3 और 1। देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट हमने बना लिया, इसको डी नाम दिया जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब देखिए dx निकालना होता है। dx क्या है, यहाँ पर x के चर राशियाँ हैं और यहाँ पे y के चर राशियाँ और ये z की चर राशियाँ हैं। जब हम तीनों समीकरणों के परिणामों को x के चर राशियों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब इस प्रकार से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट होता है उसको dx कहते हैं। तो आइए देखते हैं dx कैसे होगा। यहाँ पर 3 1 3 यानी x के चर राशियों वाले स्तंभ को हम इसके परिणामों से बदल देंगे। 14 2 2, और यहाँ पर रहेगा 4 2 -1 3 -3 और 1। ये dx कहलाता है। ऐसे dy क्या कहलाएगा। अब d में हम y के स्तंभ को इसके परिणामों से प्रतिस्थापित कर देंगे, बाकी को ऐसे लिख देंगे 3 1 3, यहाँ पर रहेगा 14 2 और 2, यहाँ पर x वाले को वैसे 3 -3 और 1। ये dy कहलाता है। इसी तरह से dz देखिए, dz क्या हो, z के स्तंभ को इसके परिणामों द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी x वाला वैसे 3 1 3, y वाला स्तंभ 4 2 और -1, z वाले स्तंभ में हम 14 2 और 2 को शामिल कर लिए। अब इसको हल कर लीजिए। जब इसको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 पे हल कर दे रहे हैं। R1 पे हल करेंगे, 3 पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 -4, अभी माइनस में होता है, इसके पक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, 1 एकम 1 -3 लिखना हो तो +9 हो जाएगा माइनस की वजह से। इसके बाद +3 पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 1 एकम 1 -1 -3 दूना 6। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे, 2 में से -3 तो -1, तो हो जाएगा -3 और 9 1 10 -40, और हो जाएगा 6 1 7 -7 लिखो 21। देख लीजिए, 2 में से 3 घटा देंगे -1, 3 एकम 3 -3, 9 1 10 -40, और 6 1 7 7 लिखो 21। ये हो जाएगा आपका 3 1 4 और 40 20 60 -64। इसी तरह से dx को हल करिए। dx को हल कर रहे हैं R1 पे, ये रहा 14 पक्ति स्तंभ को 2 एकम 2 -3 एकम 3, तो -3 -4
पक्ति स्तंभ को 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 2 3 6 तो +6 हो जाएगा, फिर +3, इसके पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 2 एकम 2 माइनस 2 दूना 4, इस तरह से हल कर लीजिए। ये हो जाएगा -14 माइनस 6 2 8, 8 चौके 32, -32 और -6 18, जोड़ लीजिए। 8 2 10 4 14 को 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6, -64। ठीक ऐसे ही dy को हल करिए। R1 पे हल कर दे रहे हैं 3, इसके पक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, 2 एकम 2 -3 दूना 6 तो +6, फिर यहाँ पे -14, पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 1 एकम 1, -3 तिलिक 9 +9 हो जाएगा, फिर +3, इसके पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 2 एकम 2 -3 दूना 6, हल कर लीजिए। 6 2 8, 3 8 है 24, 9 1 10, देखिए -140, और 2 में से यहाँ से 6 तो बचेगा माइनस, देखिएगा -4 3 12, सब मिला के ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, ऐसे 12 को घटा दीजिए 24 में से, फिर यहाँ से 12 घटाना होगा, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 12 हट जाएगा प्लस से, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 गया 2 और 1, -128। ठीक, ऐसे डी को हल कर लीजिए। यहाँ पे है 3, पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 2 दूना 4, -2 एकम 2 तो +2, -4, पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 2 एकम 2, -3 दूना 6, फिर +14, इसके पक्ति स्तंभ को छोड़ दिया तो 1 एकम 1, -1, -3 दूना 6, -6, हल कर लीजिए। 3, यहाँ पे 4 2 6 36 18, 6 में से 2 गया -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौको 16, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि 6 1 और माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 1 7, और यहाँ पर 14 7 98। ठीक, अब 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे बच गया आपका 9 में से 1 गया तो 8, 80 हो जाएगा, 80 में से 16 घटा देंगे तो 64। ठीक, -64। अभी तो हमने क्या निकाला, डी निकाला, dx dy dz। ठीक, तो अब क्रेमर विधि क्या है, क्रेमर विधि नीचे के दिखाइए। क्रेमर विधि क्या है, क्रेमर विधि में x बराबर होता है dx/d, ध्यान दीजिए dx और d दोनों डिटर्मिनेंट है, आराम से निकालिए। dx की वैल्यू भी है -64 और d की वैल्यू भी है -64, यानी ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 है, हमने देखा ही था इसी तरह से। तथा y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे dx/d वैसे dy/d, dy का मान अभी देखिए आपने निकाला है -128। ठीक, और d की वैल्यू आपने निकाला है -64, तो ये हो जाएगा 2, जैसा कि हम शुरू में मान के चले थे। ऐसे ही z बराबर क्या हो जाता है, dz/d, तो dz की वैल्यू -64 यानी 1। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा कि x = 1, y = 2 और z = 1। इस तरह से क्रेमर विधि आप आसानी से देख सकते हैं और लगा सकते हैं। रोकिए इसको, कट नहीं, रोकिए। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं, जो बच्चों द्वारा भी कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः x, y, z हैं, तब यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी, तो माना GP का प्रथम पद बराबर ए कहीं यूज नहीं इसलिए ए मान लिया, कैपिटल ए मान लीजिए, तथा सर्वांतर कैपिटल आर है। अब सर्वांतर को कैपिटल आर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर यूज है, प्रयोग किया गया है, यूज्ड है, इसलिए कैपिटल आर पर सवाल को लगाएंगे। तब पीवां पद क्या होगा, तब पीवां पद होगा
ए आर पावर ऑफ पी माइनस वन, तब ए आर पावर ऑफ पी माइनस वन का मान किसके बराबर होगा, एक्स के। पीवा पद एक्स के बराबर है, तब दोनों पक्षों का अगर लाग लेंगे यानी इम्प्लाइज दैट लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए आर पावर ऑफ पी माइनस वन, अर्थात ये ए इंटू बी पर अगर आप करें तो लाग के फार्मूले से हो जाएगा लाग ए प्लस ये जो घात होता है आगे आकर के गुणा हो जाता है पी माइनस वन लाग आर, ये किसका मान हो जाएगा, लाग एक्स का मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्यूआ पद देखें तो क्यूआ पद होगा ए आर पावर ऑफ क्यू माइनस वन और ये किसके बराबर है, वाई के। दोनों पक्षों का लाग लेने पर लाग वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है ना, यानी कि ये हो जाएगा लाग ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लाग आर। देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है। ओके, ऐसे ही आरवां पद ए आर पावर ऑफ कैपिटल आर, आर पावर ऑफ आर माइनस वन और ये किसके बराबर है, जेड के। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस आर माइनस वन गुणा आर माइनस वन इंटू लॉग आर। देख लीजिए, अब हमको जो सिद्ध करना है, सिंस लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड पी क्यू आर 1 1 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लॉग के वैल्यूज़ रख दे रहे हैं, क्या क्या है, लॉग ए प्लस पी माइनस वन इंटू लॉग आर, ऐसे ही लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग आर, ऐसे ही लॉग ए प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग आर कैपिटल आर, और ये रहेगा पी क्यू आर और ये रहेगा 1 1 1। ठीक, इसके बराबर देखिए ज़रा, जहाँ पर कोई पंक्ति अथवा स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तब उसी क्रम के दो या दो से अधिक उसको डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम कर ले रहे हैं लॉग ए और लॉग ए और पी क्यू आर और 1 1 1 एक डिटर्मिनेंट प्लस। अब बच गया ये दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में लाग आर C1 में कामन है, देखिए C1 में सब में रहेगा, इसलिए लाग आर को हमने कर लिया कामन। तो बचेगा P माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, ये रहेगा P क्यू आर 1 1 1। अब देखिए यहाँ से हमने लाग ए को कॉमन कर लिया, लॉग ए को कॉमन में तो बचा 1 1 1 P क्यू आर और यहाँ पे 1 1 1, ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ से log r ये c है ना, C1 टेंस टू C1 प्लस C3 कर दीजिए। जब C1 प्लस C3 करेंगे तो एक एक जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस से घट जाएगा 1 तो बचेगा P Q R, यहाँ पर भी रहेगा P Q R, यहाँ पे 1 1 1। ध्यान दीजिए, जब दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तब डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C1 बराबर C3 इसलिए हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे क्या है C1 इज इक्वल टू C2 इसलिए भी हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ये सन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और इसको बार बार दोहरा लीजिए जब तक आपको समझ में ना आए, एक बार और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। रुकिए, इस तरह से हमने कुछ प्रमुख प्रश्नों को भी देखा। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आजकल का ज़माना यही है, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। देखिए, बोला गया है कि पढ़िए यूट्यूब से या फिर जैसे भी जो ऑनलाइन माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तो अब हम सबको तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि गार्जियन जो है उनको पढ़ने के लिए मोबाइल नई खरीद दिए। इसमें कितना स्टॉक बिक गया मोबाइल वालों का, लेकिन मोबाइल आ जाने के बाद बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की जगह मूवीज़ देख रहे हैं। तो ऐसा न करें, आपके पास जो सीमित साधन उपलब्ध है उस सीमित साधन का सदुपयोग करें और अध्ययन करें, क्योंकि आपको एक साल बाद फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बैठना ही है। इसलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप अपना समय व्यतीत करें, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप घर में रह करके, सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। ये आपका सबसे पहला धर्म है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को जो फंसे हुए हैं इस चैप्टर से आप हमसे ज़रूर पूछें, अगले वीडियो में ज़रूर हल करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।